गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? सॉलिड स्टेट मैंने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में ही, है ना। कुछ लोग तो भाग जाते हो पहले ही यार, क्या किया जाए इसमें। लास्ट क्लास में क्या देखा था हमने? एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में डिफरेंस देखा था, राइट। एमोर्फस एग्जांपल होता है पॉलीमर्स हो गए, ग्लास हो गए, रबर, स्टार्च, है ना। एमोर्फस सिलिका। क्रिस्टलाइन में सारे मेटल्स जितने भी सॉल्ट्स हैं, है ना, उन सबको इंक्लूड करते हैं हम क्रिस्टलाइन में। कई बार एग्जाम में इन्होंने यही पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एमोर्फस, ये कौन सा स्यूडो सॉलिड है। स्पेशली ये क्वेश्चन सीईटी में खूब पूछते हैं ये लोग, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर हमने बात करी थी बेटा यूनिट सेल्स की, है ना। यूनिट सेल्स क्या होते हैं? यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल होता है जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है और उससे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जांपल होता है कॉपर का, कॉपर फॉर्म्स एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। फिर स्पेस लैटिस की बात हुई थी, क्रिस्टल की बात हो गई थी। यूनिट सेल के टाइप्स बताए थे मैंने, कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या इसी को हम सीसीपी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। फिर एचसीपी माने हेक्सागोनल पैकिंग। फिर डायमंड क्यूबिक। ये 5 केसेस बताए थे, ये 5 केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो व्हाई आर वी स्टडीइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, या फिर ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा है इससे? अच्छा, वो सब तो ठीक है, ये तो स्टडी कैसे करते होंगे क्रिस्टल्स को, बताओ बच्चों। क्रिस्टल्स को हम लोग स्टडी कैसे करते होंगे? वेरी गुड, एक्सरे डायफ्रैक्शन से स्टडी करते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन से एटम का साइज क्या है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन, एटम्स कितने डिस्टेंस पे हैं, है ना, किस किस लोकेशन पे रखे हुए हैं, सारा कुछ पता लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड। एक मिनट। तो क्या देते हैं इसमें हम लोग करेंगे क्या? हम लोग यूनिट सेल डिस्कस करेंगे, साथ में उसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी निकालेंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि एक यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है। तो जैसे फर्स्ट केस है, ठीक है। फर्स्ट केस है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, क्या होता है सिंपल क्यूबिक? एक क्यूब बना लिया हमने, ठीक है। इसके हर कॉर्नर पे हमने एटम्स रख दिए, राइट। दिस विल बी सिंपल क्यूबिक। कितने एटम्स होंगे? टोटल 8 कॉर्नर्स हैं।
तो ये हो जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं एटम्स आर केप्ट, एटम्स आर केप्ट एट ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों से कि जो कॉर्नर वाला एटम है ये बहुत सारे क्यूब शेयर कर रहे होंगे, कैसे? ये जो क्यूब रखा है, जैसे मान लेते हैं ये वाला क्यूब रखा है, इसके बगल में इधर भी एक क्यूब रखा होगा, ये और नो? तो इसके ऊपर भी एक क्यूब रखा होगा, इसके ऊपर भी रखा होगा, इसके पीछे भी रखे होंगे। तो इस आइटम को कितने लोग शेयर कर रहे हैं? इस आइटम को कितने लोग शेयर कर रहे हैं, कितने क्यूब शेयर कर रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं बस। 4। ओके, तो ये सही करा है, 8 क्यूब शेयर कर रहे हैं, है ना? अगर 8 क्यूब शेयर कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा, मतलब हमारा जो यूनिट सेल है उसके अंदर कितना आएगा, 1/8 पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, जिसे ध्यान से देखना, जैसे ये वाला आइटम लिया हमने, इसमें पीछे वाला भी तो एक क्यूब होगा, ये वाला सोचा ही नहीं आपने। यहाँ पे एक क्यूब रखा है, ठीक है, इसके साथ में एक और क्यूब रखा हुआ है, ये जो 4 क्यूब हो गए, इनके ऊपर 4 और क्यूब रखे हुए हैं। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। तो इसमें जो एटम का पोर्शन है जो हमारे पास आ रहा है इस क्यूब के अंदर, दैट इज 1/8। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स inside the unit cell, this is also known as Z effective। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/8 इंटू टोटल कॉर्नर्स कितने बेटा, 8, ये हो जाएगा 1। तो एक चीज समझ में आ गई कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने होंगे, 1 हो जाएंगे, राइट? इज दैट क्लियर? अच्छा, जो एटम्स हैं वो हम लोग कैसे रखते हैं, एटम्स को ऐसे रखते हैं कि वो अलोंग द एज टच करते हैं। ठीक है, इसका एज लेंथ में ए मान लेता हूँ, क्या मान लो, ए। और अगर मैं रेडियस ऑफ एटम, यहाँ पे लिख देते हैं, इफ edge length of cube is equal to a and radius of atom is equal to r। ठीक है, तो एटम्स कहाँ टच कर रहे हैं, एटम्स टच ईच अदर अलोंग द एज, एटम्स टच ईच अदर अलोंग द एजेस ऑफ क्यूब। अगर आप देखो तो मान लेते हैं ये वाला एज है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस a है, एक एटम कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, अगला एटम कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, ये आपस में टच कर रहे होंगे, यहाँ पे टच करता हुआ बना देते हैं इस टाइप से। तो ये वाली डिस्टेंस r है, ये वाली डिस्टेंस भी r है, तो बोल सकता हूँ a इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। बोल सकते हैं बेटा, रिप्लाई करो। अगर एटम्स जो है अलोंग द एज टच कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं ना इक्वल टू 2r हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, है ना, या पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, देख लो, इतना लिख लो फिर मैं आगे बढ़ू, जल्दी से नोट करो। एग्जैक्टली, एटम्स क्लोजली पैक्ड होने चाहिए, ठीक है, बट जरूरी नहीं हमेशा एज के अलोंग टच करनी, कभी कभी ऐसे एफसीसी में अलोंग द फेस डायगोनल टच करते हैं, ठीक है, जब बीसीसी होता है तो अलोंग द बॉडी डायगोनल टच करते हैं, ठीक है। बेसिकली अभी जो कैलकुलेशन करने वाला हूं मैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि कितना स्पेस खाली है एटम के अंदर, कितना स्पेस एटम्स ने ऑक्युपाई किया है। तो ये जो रेशियो रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन या तो पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, राइट?
लिख ले बेटा, डन लिख के भेजो। एक मिनट में पानी लेके आता हूँ, ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको। लिख लिया बेटा सबने? तो अब अपना काम है कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालना। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन होता है कि कितना परसेंटेज जो है, पैकिंग फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 πr³ स्फीयर का वॉल्यूम होता है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a³। ठीक है, तो हमारे केस में जेड इफेक्टिव कितना है? 1 है, एक ही एटम है टोटल। क्यों? क्योंकि 1/8 यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे 1/8 आ रहा है पोर्शन, यहाँ पे 1/8 आ रहा है, वैसे यहाँ भी 1/8 आ रहा है। इन सबको सम किया तो कितना 8 टाइम्स होगा, ये 1 आ जाएगा, राइट। अगर किसी को समझने में कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ऐसे सोचो कि आप रूम के अंदर बैठे हो, है ना, आप यहाँ पे अंदर बैठे हो और आपको इसका कितना पोर्शन अंदर की तरफ दिख रहा है, ठीक है, तो आपको सिर्फ 1/8 ही दिखेगा, क्योंकि बगल में कितने, 1 2 3 4 4 क्यूब्स ये वाले हैं, 4 क्यूब इसके ऊपर भी रखे होंगे, टोटल 8 क्यूब्स होंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? जेड इफेक्टिव 1 हो गया इंटू 4/3, पाई को पाई रख लो, आर को कितना रख दें? आर को a/2 रख लें, आर इक्वल टू a/2 रख देते हैं यहाँ पर रिलेशन के हिसाब से। तो ये जाएगा a/2 का होल क्यूब डिवाइड बाय a³। कैंसिल कर दो बेटा, a³ से a³ गया, 4 2 8 आ गया, कितना आ गया? ये π/6 आ गया। इसकी वैल्यू तो एग्जैक्टली कितनी आ रही है? π/6 की वैल्यू कितनी आ रही है एग्जैक्टली, बताओ। ये लगभग आ जाएगा 0.523 के पास। ठीक है, तो ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया,
पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पैकिंग एफिशिएंसी होती है पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा हमारा 52.3%। ये आंसर क्लियर है बेटा, लिख लो सारे लोग, दिस इज 52.3%। इसका मतलब 52.3% स्पेस जो है वो एटम ने ऑक्युपाई किया है, बाकी स्पेस जो है खाली है। अच्छा, जो खाली स्पेस होता है उसे वॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? जो वैकेंट स्पेस होता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, उसे वॉइड बोलते हैं। लिख लिया बच्चों? जेड इफेक्टिव से क्यों मल्टीप्लाई किया? जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? जेड इफेक्टिव का मतलब है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल। तो कितने एटम्स आएंगे यहाँ पे देखो ना तुम, 1/8 ये हो गया, 1/8 ये हो गया, 1/8 ये हो गया, सबको सम किया तो कितना आएगा? 1 आ गया। मान लो ये सबका सम 4 एटम्स के बराबर आता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। हमें क्या निकालना है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स। टोटल तभी निकलेगा ना जब आप जेड इफेक्टिव से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब एक ही एटम का वॉल्यूम, राइट? इज दैट क्लियर? बेटा नोट करो, इसी के बेसिस पे हम लोग ना बाकी यूनिट सेल्स में भी निकालेंगे। सुन रहे हैं मेरी बात? इसी के बेसिस पे हम लोग बाकी यूनिट सेल्स में भी निकालेंगे, ठीक है? प्रसाद लेट क्यों आया तू प्रसाद? टाइम से नहीं आते बच्चे हमारे। अच्छा, जितना पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा आती है ना, जितनी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा आती है उतना ही क्रिस्टल स्ट्रांग बनता है हमारा, या उतना ही स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यहाँ पे समझ लो, ठीक है? तो जितने भी हार्ड सब्सटेंसेस, जैसे सबसे जो हार्डेस्ट होता है वो डायमंड होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड क्यूबिक आता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, 72% के आसपास, या उससे भी शायद ज्यादा आती है ना? निकाल के देखेंगे अपन आज। लिख लिया सबने? डन लिख के भेजो मुझे। उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, है ना? जब पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो एटम्स क्या होंगे? पास पास होंगे, पास पास होंगे, होने ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। जब पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा ही होते हैं, राइट?
अगर आप पूछोगे एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो उसका एग्जाम्पल पोलोनियम लिख सकते हो आप लोग, है ना। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो पोलोनियम क्रिस्टल होगा। एग्जाम्पल में पोलोनियम, POLONIUM, PO। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला देखो, सेकंड सेकंड होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या BCC भी बोलते हैं। BCC जैसे नाम से पता लग रहा है, कैसा स्ट्रक्चर होगा बताओ। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें क्या क्या हमने यूनिट सेल बना दिया है। ठीक, एटम्स कहाँ करेंगे बेटा, एटम्स हैं कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पे। कितने बॉडी सेंटर है यहाँ पे क्यूब में बताओ, हाउ मेनी बॉडी सेंटर्स आर देयर। एक सिंगल बॉडी सेंटर है बिल्कुल यहाँ पे, जो दो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसी को हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर, है ना। मैं दिखा सकता हूँ लाइन के थ्रू भी, अच्छा दिखेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम बॉडी सेंटर बोलते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पे एटम रखा होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे समझ आ रहा है बेटा, इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर। अच्छा, इसमें कितने फेज डायगोनल कितने होंगे इस क्यूब में, हाउ मेनी फेज डायगोनल्स। अगर मैं एक सिंपल क्यूब की बात कर रहा हूँ, है ना, तो सिंपल क्यूब में कितने फेज डायगोनल्स होंगे। पहले तो ये बता दो फेसेस कितने होंगे, हाउ मेनी फेसेस आर देयर, टोटल फेसेस लिख लो। टोटल फेसेस आ जाएंगे कितने, 6 फेसेस हैं, 6 फेस हो गए। अच्छा, हर फेस में दो डायगोनल होंगे, हर फेस में दो डायगोनल होंगे, तो देयर विल बी टोटल ऑफ 12 फेस डायगोनल्स। एक डायगोनल ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो ऐसे टोटल कितने फेस डायगोनल्स हो जाएंगे, 12। टोटल फेस डायगोनल्स इज इक्वल टू 12। टोटल कॉर्नर्स कितने होंगे बेटा, टोटल कॉर्नर्स हो जाएंगे 8। टोटल एजेस कितने हो जाएंगे, एजेस हो जाएंगे 12, 4 ऊपर 4 नीचे 8, और 4 यहाँ पे साइड में, तो 12 हो जाएंगे। बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे, मेन बॉडी डायगोनल्स, है ना, मेन बॉडी डायगोनल्स हो जाएंगे 4, ठीक है। मतलब 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, मतलब 4 मेन बॉडी डायगोनल्स होंगे जो इस क्यूब को बीच से काट रहे होंगे, ठीक है। ओके, और क्या सोच सकते हैं हम लोग, एज सेंटर्स कितने होंगे, जितने एजेस हैं उतने एज सेंटर्स होंगे। एज सेंटर कितने होंगे, ये हो जाएंगे 12 नंबर, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि आप एज सेंटर्स कहाँ हैं, तो आप बोलोगे सर जहां जहां एजेस हैं उनके सेंटर के जो पॉइंट्स हैं इनको एज सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज सेंटर।
ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? अच्छा, जो ये जो मेन बॉडी डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ मेन बॉडी डायगोनल और लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। देखो मेन डायगोनल कितना हो जाएगा तुम्हारा, √3 हो जाएगा ये, ठीक है। फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस ए है, ये वाली डिस्टेंस ए है, तो ये a√2 हो जाएगा, ये √2 है। बात समझ आ रही है सबको? यस। चलो ये तो पता है बच्चों को, फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी बात करो, बीसीसी की। तो इसमें एटम्स कहाँ टच करते हैं, यहाँ पे पहले जेड इफेक्टिव निकालो। जेड इफेक्टिव हो जाएगा 1/8 × 8 प्लस जो एटम सेंटर पे रखा है वो पूरा पूरा अंदर होगा, कितना आ जाएगा, ये 2 के बराबर आ जाएगा, तो जेड इफेक्टिव 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एटम्स टच ईच अदर along the main body diagonals, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो रिलेशन कैसा बनेगा, मान लेते हैं ये वाला मेन बॉडी डायगोनल है, इससे डिस्टेंस कितनी है बेटा, a√3। मैथ्स में वेक्टर 3D पढ़ लिया आपने, मैथ्स में नहीं पढ़ा अभी तक, क्यों? मैथ्स में वेक्टर 3D पढ़ लिया, चालू है? ओके, फिर तो बच्चे खुद ही हेल्प करेंगे मुझे कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r है, ये वाली डिस्टेंस 2r हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 4r = a√3 हो जाएगा, हाँ या ना? अगर एटम्स टच कर रहे हैं ईच अदर अलोंग द मेन बॉडी डायगोनल, तो उसकी डिस्टेंस कितनी, a√3 है, उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे, इफेक्टिवली 2 नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, मतलब 4r किसका कितना होगा, a√3 के बराबर होगा। इज इट क्लियर? रिप्लाई करो बेटा चैट में। 4r कैसे भैया, कॉर्नर वाला एटम है, कोई भी डायगोनल ले लो ना, ये वाला ले लो, तो r यहाँ पे होगा, r यहाँ पे होगा ये वाले पे, और 2r यहाँ पे होगा, अब समझा? अरे यार रेडियस r है तो डायमीटर कितना होगा, 2r हो जाएगा, ये वाली एक रेडियस हो गई, ये वाली रेडियस हो गई, तो कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा, हाँ है ना? सिद्धेश क्लियर है? इमेजिन नहीं हो रहा है, इमेजिन कर तू एक रूम में बैठा हुआ है, ठीक है, तेरी क्लास चल रही है ना, उस रूम के कॉर्नर पे गुलाब जामुन रखा हुआ है, ब्लैक कलर का है ना, रस से भरा हुआ, दिख रहा है तुझे? हर कॉर्नर पे गुलाब जामुन रखा हुआ है, ठीक है, और हमने उसके सेंटर पे भी गुलाब जामुन रख दिया। मैंने कहा कि ये जो गुलाब जामुन है वो अलोंग द मेन बॉडी डायगोनल टच कर रहे हैं, व्हाट डज दैट मीन? पहले तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाला जो डॉटेड लाइन दिख रहा है तुम्हें, इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस a√3 है, हो गई। अब कॉर्नर से लेके यहाँ तक ले जाओ, ठीक है, तो पहला गुलाब जामुन कुछ इस टाइप से होगा, है ना, किसका सेंटर यहाँ तक आएगा, अगला कैसा होगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, अगला कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस r होगी, ये डिस्टेंस r होगी, और ये डिस्टेंस 2r होगी, यही बता रहा हूँ। अभी समझ आया? ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये a√3 है, मतलब एटम्स टच करेंगे अलोंग द मेन बॉडी डायगोनल, ठीक है। क्लियर है बेटा सभी को? चलो ये एक रिलेशन आ गया, ठीक। अब अब हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, कैसे निकालना है बताओ? हम लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल,
टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है बेटा, ए क्यूब। सॉल्व कर लो। ए की वैल्यू कितनी डाल दे, 4r/√3 डाल दे, कुछ भी कर सकते हो, ऊपर डाल सकते हो चाहे नीचे वैल्यू डाल दो। तो जगह जेड इफेक्टिव इज 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब डिवाइड बाय 3। ए क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा हमारा 64r³/3√3। 64r³ डिवाइड बाय ऊपर हो जाएगा 3√3। देखो कितना आ रहा है ये, 3 से 3 गया है ना, r³ से r³ गया, 4 2 जा 8, 8 8 64। कितना आ जाएगा ये, बोलो बच्चा, π√3/8। इसकी लो आ रही है π√3 डिवाइड बाय 8। कितना आ जाएगा ये, 22√3/8 से 56। इसके लिए लगभग 68 के आस 0.68 के आसपास आ रही है। ठीक है, ये पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ पीसीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू, ये जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारा 68%। ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट कितना आया 52%, दूसरा कितना आया 68% आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू क्या डाली, ए की वैल्यू मैंने डाल दी 4r डिवाइड बाय √3 है ना, और इसका क्यूब कर दिया तो जाएगा इसका क्यूब, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, r³ डिवाइड बाय √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये 3√3 हो जाएगा। समझे या नहीं, बोलो बिटवा, क्लियर है सभी को, थैंक यू। कुछ नहीं, मेरे बेटे 64r³ लिखा ना, r³ कैंसिल हो गया ना, कैलकुलेशन कॉपी मत करो, खुद से करो ना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन खुद से कर लो। कैलकुलेशन खुद से कर ले बेटा। 3 आया ना, 3 को मैंने यहां लिखा है, हे भगवान, शिव 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 शिव। बच्चे भी जागे नहीं नींद से ना, अभी भी नींद से जागे हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, जागो मोहन प्यारे। राइट वाला, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया ना, जो भी आया आंसर सही है बेटा, है ना, इसलिए कोई गलती नहीं है, चेक करो एक बार।
कैलकुलेशन कॉपी मत करो यार, खुद से लिख लो। प्राजक्ता क्लियर है बेटा? आदित्य, आभा, कुछ बच्चे हमारे रिप्लाई नहीं करते, मतलब कुछ बच्चों का तो इसी ने मैं नाम ही नहीं जानता हूँ कि वो है हमारी क्लास में। कुछ सोचते हैं, छोड़ो यार। ओजस कुलकर्णी, गुड मॉर्निंग। रितिका, सही। सार्थक, शरयू, श्रेयस, सिद्धि, सुमति। कुछ मुझे कंसर्न था कि 7 नवंबर के बाद केवीपीवाई है, आप कौन से चैप्टर छोड़ने वाले हो? तो यार मतलब जैसे ही खत्म होगा ये तुम्हारा, क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड स्टेट, जल्दी खत्म कर दूंगा मैं, 2 लेक्चर में मैक्सिमम। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? तो पी ब्लॉक खत्म करेंगे, फिर एस ब्लॉक करेंगे, और उसके बाद फिर डी ब्लॉक करेंगे, उसके बाद फिर क्वालिटेटिव करेंगे, और मेरे ख्याल से इतना ही बचा है, सरफेस बचा है एक और एक्स्ट्रा, राइट? बोलो बच्चों। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और सरफेस, इतना ही बचा है ना? और कुछ बचा है अभी? इनऑर्गेनिक ऐसा ऐसा कुछ नहीं ज्यादा आता है क्या, वो वही सेम रेशियो रहेगा 33% वाला, ठीक है? सेम रेशियो रहेगा 33% वाला। यार मैं कोशिश तो यही रखूंगा कि मैक्सिमम हो जाए, है ना? मतलब जो 12th वाला पी ब्लॉक वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें टाइम लगेगा कराने में, ठीक है? क्योंकि काफी सारा कुछ कंटेंट ना लिखना पड़ेगा उसमें। अब तुम्हें अगर दे दिया होमवर्क तो तुम करोगे नहीं, मुझे पता है, इसलिए वो क्लास में ही लिखवाना पड़ेगा, ठीक है? सुनने मेरी बात, जो इनऑर्गेनिक वाला कंटेंट है वो क्लास में ही लिखवाना पड़ेगा। लिख लिया बच्चों? अगला जो है अपना वो एफसीसी है ना? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बेटा हो सकती है क्यूबी पे, बट मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, ये सब कुछ ओपन कर रहे हैं धीरे धीरे, जैसे 4 से ना ऑफिशियल सा सर्कुलर आया है कि 4 से आप स्कूल कॉलेज ओपन कर सकते हो। हाँ आ जाऊंगा, बुलाओ तो, तुम बुला ही नहीं रहे तुम। बुलाओगे तो आ जाऊंगा। और मेरी जो नेक्स्ट उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, कितनी तेज भागती है वो नासिक हाईवे पे। हाँ सर। नई गाड़ी इसलिए ली क्योंकि पुरानी, एक दिन एक बार क्या हुआ, मैं सतारा जा रहा था, है ना, और मैं स्टंट कर रहा था वो साउथ इंडियन मूवी वाले, इतने में क्या हुआ, गाड़ी पलट गई मेरी। ईवी नहीं, डीजल ले ली। भाई ईवी बहुत महंगी है, गरीब आदमी कैसे लेगा बताओ? बहुत महंगी गाड़ी ईवी, मतलब तुम सुन लो, 12 और 7, 7 लाख का डिफरेंस है। चलो बैक टू वर्क। अच्छा एफसीसी देखते हैं। एफसीसी मीन्स होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जितने भी तुम्हारे महंगे मेटल्स हैं, है ना, जितने भी तुम्हारे महंगे मेटल्स हैं, दे आर ऑल एफसीसी, है ना, दे आर ऑल एफसीसी। अच्छा, कल थर्माइट वाला क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा अभी, थर्माइट रिएक्शन पता है तुम्हें क्या होती है? बोलो। कौन पूछ रहा है ये? श्रेयस पूछ रहा है। थर्माइट रिएक्शन सुना है कभी? नाम नहीं सुना? हाँ ये गलत है बेटा, मिस, है ना, सुन रहे हो? ये जो ऑप्शन दिया है वो गलत दिया है, इसमें सही कराना पड़ेगा।
हाँ, रेलवे ट्रैक को फ्यूज करने के लिए यूज करते हैं। यस, ये बोनस है ना, ये बोनस हो गया। रिएक्शन होती है Fe2O3 प्लस Al गिव्स यू Fe प्लस Al2O3, है ना, प्लस हीट। नहीं 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 नहीं, हाँ सही तो है, पहली वाली ही होगी ना यार, इसमें उल्टा लिखी है ये, देखो इधर बोर्ड। थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हें रेलवे लाइन जोड़नी है, ठीक है, तो एक रेल का पार्ट ये वाला है, ठीक है, ठीक है, ये रेलवे का पार्ट है, दूसरा रेलवे का पार्ट ये वाला है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या, कैसे जोड़ते हैं इनको। देखो रेलवे में क्या है, वेल्डिंग करी अगर हमने, है ना, वेल्डिंग मशीन लेके गए और वेल्डिंग करी हमने, वेल्डिंग करी तो क्या होगा, वेल्डिंग हो तो जाएगी, बट जैसे इस पे ट्रेन आएगी इतना स्ट्रेस पड़ता है कि ये टूट के ना क्रैक हो जाएगी और ट्रेन कहीं और पहुंच जाएगी। तो बेसिकली हम करते क्या है, इसकी जो वेल्डिंग वो अलग ढंग से करते हैं, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। तो करते क्या है, यहाँ पे एक ऐसा फ्रेम जैसा लगाते हैं, ठीक है, फ्रेम जैसा लगाते हैं, और यहाँ पे क्या भर देते हैं, यहाँ पे हम लोग मिक्सचर भरते हैं, Fe2O3 होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है, थोड़ा मैग्नीशियम भी डालते हैं। मैग्नीशियम क्या होता है, एक बर्निंग रीजेंट काम करता है ना, मैग्नीशियम क्या होता है, एक बर्निंग रीजेंट काम करता है। तुम क्या करते हैं, मैग्नीशियम में आग लगा देते हैं, जैसे ही मैग्नीशियम में आग लगाते हैं, Al और Fe2O3 की रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन होगी, Fe2O3 प्लस का Al गिव्स यू, Fe2O3 प्लस का Al गिव्स यू Al2O3 प्लस का Fe जो बनता है वो लिक्विड स्टेट में बनता है, मोल्टन Fe। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट निकलती है, इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, अब ये जो हीट निकलती है वो करती क्या है, ये जो आयरन का ये पीसेस हैं, इनको लोकली मेल्ट कर देती है, यहाँ पे ये मेल्ट कर जाता है, ये भी मेल्ट कर जाता है, और ये मेल्ट कर रहा है, ऊपर से मोल्टन आयरन और आ रहा है यहाँ पे। तो ये तीनों एरिया जब मेल्ट कर गए तो बहुत ही अच्छी सी एक यहाँ पे वेल्डिंग हो जाती है। समझ आ रहा है सभी को। हाँ, तो फिर रिएक्शन सेकंड वाली गलत क्यों है हमारी, इन्होंने उल्टा रिएक्शन लिख रखी है, हमें Fe बनाना है ना कि एल्यूमिनियम बनाना है, राइट, इसलिए रिएक्शन गलत है। Fe बनना चाहिए। अच्छा, ऊपर वाली रिएक्शन देखो, फर्स्ट वाली रिएक्शन में इन्होंने Al2O3 की वजह क्या ले लिया, Mn3O4 ले लिया, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, कोई भी ऑक्साइड ले सकते हो आप, Mn3O4 ले लो, साथ में अल्यूमिनियम डाल दो, क्या बन रहा है, Mn बन रहा है, और साथ में Al2O3 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेल्डिंग होगी, है ना, यहाँ पे जो वेल्डिंग होगी वो मैग्नीज से हो जाएगी, मतलब समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल वैसी रिएक्शन है। मैग्नीज के ट्रैक नहीं होते, बट थर्माइट प्रोसेस होता है एक, समझ में आ रहा है, थर्माइट एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं सिर्फ आयरन के लिए यूज कर सकते हो, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है सभी को। नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, Fe और Al में होता है, ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑक्साइड जो है प्योर मेटल में कन्वर्ट हो, साथ में हीट निकले, जो थर्माइट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो एक जनरल रिएक्शन है ये थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है। हाँ, थर्माइट वेल्डिंग हम यूज करते हैं Fe2O3 वाले केस में, बट किसी भी केस में हो सकता है ना ये, समझ रहा है, एक बहुत ही जनरल प्रोसेस है। इसमें क्या डाउट है तेरा, NiF6 वाला, NiF6 में पैरामेग्नेटिक होगा।
क्या डाउट है इसमें बताओ। NiF6 2 माइनस, निकल कितना होता है, 28 होता है ना। 4s2 3d8 हो जाएगा, है ना। निकल 2 प्लस क्या होगा, ये हो जाएगा 3d8 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, d8 कॉन्फ़िगरेशन है ना। ओके, बस वही ये पेयरिंग ना हो जाए यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे NiF6 2 माइनस F6 Ni+4 स्टेट में है ना। अच्छा एक्चुअली हाँ, ये थोड़ा स्पेशल केस होता है, सही कहा। Ni+4 स्टेट में, +4 स्टेट मतलब क्या हो जाएगा फिर उस केस में, Ni+4 है, +2 नहीं है यहाँ पे। तो Ni अगर +4 है तो क्या होगा बोलो बेटा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4s0 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, राइट। ये सुनो, तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने क्रोमियम वाला ही, शायद क्रोमियम अमीन, क्रोमियम 2 प्लस क्रोमियम 3 प्लस कंपेयर किया था ना। तो मैंने कहा था जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो कॉम्प्लेक्स के लो स्पिन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 हो जाएगा। ठीक है, D2sp3 का मतलब क्या है, इट विल बी डायमैग्नेटिक। रीजन एक सिंपल है, लिगेंड वीक फील्ड है बट चार्ज बहुत ज्यादा है ना, लिगेंड वीक फील्ड है बट चार्ज बहुत ज्यादा है। यार मैं वही कह रहा हूँ ना कि नहीं पता लगता है ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं पता लगता जब तक हमें कोई दो प्रॉपर्टीज ना दी हो। मैग्नेटिक मोमेंट देना चाहिए था या तो। ठीक है, तो कुछ कुछ एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे। अच्छा इसमें आंसर क्या है, आंसर तेरा MnO4 माइनस माइनस है, तो उसको तो आसानी से देख सकता है। इसमें ऑप्शन स्टेट क्या है इसकी, +6 है, राइट। यस और नो, +6 है। तो Mn क्या होता है, Mn होता है 25, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d5 हो जाएगा, हो जाएगा। तो Mn+6 करो कितना होगा, ये हो जाएगा 4s0 3d1 हो जाएगा। एक अनपेड दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो पैरामेट्रिक हो जाएगा ये। क्लियर है। तो जो ऑप्शन इजिली मिल जाएगा हम उसे टिक मार देंगे, सिंपल सी बात है। अभी वही बात है, याद करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं तेरे पास, समझ रहे हैं। तो जो जो कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी में दिए हैं मोस्टली हम उनको लर्न कर ही लेते हैं। जैसे कॉपर अमीन वाला है, वो भी तो देख के पता नहीं लगता ना। तो कॉपर अमीन हमें ऐसे याद रखने पड़ेंगे। बेटा सारे केसेस बताए अपन ने, डिस्कस किए हैं मैक्सिमम केसेस, है ना। अब कॉम्प्लेक्सेस मतलब ऐसा यार, अब हजारों लाखों कॉम्प्लेक्स है ना, अब सारे एक एक करके नहीं कर सकते ना। बट ये मैं गारंटी देता हूं तुझे कि जो भी कोऑर्डिनेशन इसमें आएंगे अपने क्वालिटेटिव में, है ना, उनको हम सबको डिस्कस कर लेंगे। उनके आईयूपीएसी नेम क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, सब कुछ, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट में पूछा है बीसीसी स्ट्रक्चर, है ना। बीसीसी हो गया, बीसीसी के बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा देखें, एफसीसी। थर्ड वन हो जाएगा एफसीसी। एफसीसी को हम लोग सीसीपी भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भैया, एफसीसी का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक।
ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना, एटम्स आर प्लेस्ड at corners of the cube and at all the face centers. ठीक है, atoms touch each other, atoms touch each other along the face diagonal. ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी महंगे वाले मेटल्स हैं, है ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एटसेट्रा, हैव एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर, इन सबका कौन सा स्ट्रक्चर होता है? एफसीसी होता है। एक बात और, ये जो एफसीसी स्ट्रक्चर है इसको हम सीसीपी क्यों बोलते हैं? लिख दो, इट हैज द मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी, इट हैज द, कुछ 72% के आसपास आएगी मुझे लगता है। ठीक है, इट हैज द मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी of all the unit cells, hence it is also called CCP, माने cubic close packed structure, cubic close packed structure। ठीक है, लिख लो सारे बच्चे। प्लेटिनम और इरिडियम भी होंगे, सही बात है, लिख लो चाहे तो, प्लेटिनम भी हो जाएगा। तो जो स्टेट बोर्ड की बुक है इसमें टेबल दी हुई है ना, उसमें इन्होंने सारे एटम्स, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा एफसीसी, कौन सा बीसीसी, ये सब दे रखा है ना, एक बार उसको देख लेंगे। ठीक है, तो एफसीसी कैसा होगा? एफसीसी में जो एटम्स है वो कॉर्नर्स पे रखे होंगे, 3 4 5 6 7 और 8, 8 कॉर्नर्स पे हो गए। जो फेस सेंटर है उसपे भी एटम रखे हुए हैं, तो ये एक फेस सेंटर है, ऊपर वाला फेस सेंटर है, साइड वाला फेस सेंटर है, नीचे का फेस सेंटर है, पीछे का फेस सेंटर है, और ये फ्रंट का फेस सेंटर है। इन सभी पे एटम्स रखे हुए हैं। ठीक है, एटम्स कहाँ टच कर रहे हैं? अलोंग द फेस डायगोनल। क्लियर है? फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? फेस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो हमारी होती है a√2 होती है, तो a√2 किसके बराबर हो जाएगा? 4r के बराबर। कुछ ऐसा सीन होगा, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, और यहाँ पे एक एटम है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस r, ये वाली डिस्टेंस r, और ये वाली डिस्टेंस 2r। फ्रंट के अलग कलर से बना दूं? चलो भाई, जैसी आज्ञा तुम्हारी। ठीक है, ये बैक वाला हो गया, ये फ्रंट वाला हो गया। खुश? हैप्पी? अभी फिर कोई आ जाएगा बोलेगा सर दोनों एटम तो सेम है, आपने अलग अलग कलर से क्यों बना दिए, है ना। चलो ठीक है, जो भी है। जेड इफेक्टिव कितना होगा? ये जो गुलाब जामुन वॉल पे रखा हुआ है, इस गुलाब जामुन का आधा पोर्शन हमें मिल रहा है, आधा बगल वाले को मिल रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन? 1/2। तो 1/2 टोटल फेसेस कितने हैं? 6 हैं, प्लस 1/8 × 8
कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 + 1 = 4। तो एफसीसी में जेड इफेक्टिव कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए बेटा बीसीसी में एग्जांपल्स नहीं लिखे हमने, बीसीसी में भी लिख देते हैं। एग्जांपल्स में क्रोमियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, सॉरी क्रोमियम, आयरन Fe, Fe के अलावा टंगस्टन, टंगस्टन माने डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू के बाद नायोबियम होता है Nb। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, बीसीसी के। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालें बताओ बेटा। पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स हो जाएगा 4 × 4/3 πr³ ऑन यूनिट सेल का वॉल्यूम है A³। अच्छा मैंने अभी भी बताया कि यहाँ पे जो 4r होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच, A√2। r कितना आ जाएगा, A√2/4 आ जाएगा, वैल्यू डाल देते हैं। तो जगह 16/3 A³ हो गया इंटू पाई हो गया, r³ कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा 2√2 A³/2√2 A³/64। तो 16 4/64 हो गया। ठीक है, 2 2 4 हो गया, A³ से A³ गया, कितना बचेगा, π√2/6। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, जल्दी से बताओ। ये 74% के आसपास आ रहा है ना, 0.74 आएगा। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 74%। ठीक है, इट विल बी 74%। लिख लो सब बच्चे, इट इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल क्यूबिक सिस्टम्स। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल क्यूबिक सिस्टम्स।
अच्छा, मैंने डायमंड क्यूबिक की बात की थी। डायमंड क्यूबिक थोड़ा अलग होता है, वो है ना, एक बहुत ही स्पेशल केस है जो सिर्फ डायमंड में ही पाया जाता है। ठीक है, तो डायमंड क्यूबिक को हम लोग बेसिक क्रिस्टल सिस्टम नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? एफिशिएंसी याद रखेंगे तो अच्छा है, एग्जाम में पूछी जाती है एफिशिएंसी, है ना। लिख लेते हैं अपन एक साथ। इसकी 68 है, इसकी 52 थी। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक है, ये 52% है। ठीक है, बीसीसी है, कितना है, 68% है। और एफसीसी है, कितना है, 74%। ठीक है, तो ये हम लोग याद रख सकते हैं, दिस इज एफिशिएंसी। एक और ब्यूटीफुल बात है, जो एचसीपी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो बिल्कुल सेम है जैसा जैसा अपना एफसीसी था, ये भी 74% याद है। ठीक है, डायमंड क्यूबिक में बना तो रहा नहीं, है ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। देखो डायमंड क्यूबिक होता क्या है, ये समझ लो। जैसे तुमने एफसीसी बनाया, कार्बन से पूरा एफसीसी बना लिया। ठीक है, अब तुम क्या करो, एक और कार्बन का एफसीसी लो, और उन दोनों यूनिट सेल्स को अलोंग द मेन वर्ड डायगोनल इंसर्ट कर दो। ठीक है, आपस में। तो जिससे जो ये वाली यूनिट सेल है और जो नई वाली यूनिट सेल है, दोनों के एटम्स के बीच डिस्टेंस क्या हो, हर डायमेंशन की 1/4। तो जैसे मान लो आपने अलोंग द डायगोनल इंट्रोड्यूस किया, तो 1/4 डिस्टेंस पे हमारे बाकी सारे आइटम्स आ जाएंगे। जैसे ये आइटम था, ठीक है, ये आइटम था, अगला आइटम कहाँ होगा, इससे डायगोनल की डिस्टेंस का 1/4 डिस्टेंस पे होगा। बात समझ में आ रही है? लिख लेते हैं ये बात हम लोग। देखो, ले तो फोटो दिखाता हूँ डायमंड क्यूबिक कैसा दिखता है। इसलिए मैं बना लूंगा, बट बहुत गंदा सा बनेगा, इसलिए अच्छा तो मैं एक सीधे फोटो ही दिखा देता हूँ। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, 2 मिनट रुको, 2 मिनट थांबा। भैया मैं मराठी बोल लेता हूँ, तो DIA डायमंड क्यूबिक।
ये जो यूनिट सेल दिख रहा है बच्चों को, दिस इज एक्चुअली डायमंड क्यूबिक। दिखा सभी को? कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे इसमें? इसमें जो जेड इफेक्टिव होता है वो 8 के बराबर होता है। अच्छा, जेड इफेक्टिव 8 होने से यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ नहीं आती, पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अगर आप इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालो, पैकिंग फ्रैक्शन निकालो, तो लगभग ये 0.34 के आसपास आता है। ठीक है, सॉरी 34% या 0.34 के आसपास आता है। पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 34% के आसपास, क्योंकि जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा है तो उनकी रेडियस छोटी होगी, रेडियस छोटी होगी तो जो वॉइड है वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, क्या मान सकते हैं हम इनको? हम मान सकते हैं कि दो एफसीसी यूनिट सेल लिए हमने कार्बन के, और उनको अलोंग द मेन बॉडी डायगोनल इंसर्ट कर दिया आपस में। ठीक है, उनको अलोंग द मेन बॉडी डायगोनल हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है? रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, क्या नहीं समझा बता। देखो, पहले पहले अपना एफसीसी निकाल लेते हैं, इसमें से निकाल लें। पहले जो हमारा एफसीसी था वो निकाल लेते हैं। तो ये हो गया एक, ये हो गया 3 4 5 6 7, है ना, और ये 8, 8 आइटम्स अपने मिल गए पहले से। बाकी फेस सेंटर वाले ले लो, 1 2 3 4, है ना, फ्रंट का फेस हो गया, ये पीछे का फेस हो गया, ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा और कितने आइटम एक्स्ट्रा आ रहे हैं? इसके अलावा जो 4 आइटम और एक्स्ट्रा दिख रहे हैं तुम्हें, कौन कौन से दिख रहे हैं? एक ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, इसको मैं रेड से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो एक ये आइटम दिख रहा है, दूसरा ये आइटम दिख रहा है, ठीक है, तीसरा ये वाला आइटम दिख रहा है, और चौथा कहाँ गया? चौथा ये वाला आइटम दिख रहा है। ठीक है, ये 4 आइटम एक्स्ट्रा आ गए। अच्छा, ये 4 आइटम पूरे पूरे हमारी यूनिट सेल के अंदर है, जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, क्योंकि एफसीसी से तो 4 आता था, 4 और आइटम्स आ गए, टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। स्टेटमेंट लिखवाता हूँ मैं, लिख लो जल्दी से। लिख लो, इन अ डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, अच्छा, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? मैंने कहा था जो खाली स्पेस होता है एटम्स को अरेंज करने के बाद, हाँ मैं वही लिखवा रहा हूँ, जो खाली स्पेस बचता है एटम्स को अरेंज करने के बाद, उसको वॉइड्स बोलते हैं। याद है सबको? जब ने एटम्स को अरेंज कर, जैसे सिंपल क्यूबिक था, है ना, सिंपल क्यूबिक देखो एग्जांपल, हमने सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट किया। ठीक है, इसमें मैं एनसीईआरटी निकाल रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा समझ में आए। एनसीईआरटी में ना बहुत अच्छे से इन्होंने वर्ड्स दिखा रखे हैं। ठीक है, 2 मिनट रुको बस, एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ मैं, फोटो दिखाने तुम्हें थोड़े से। तो एनसीईआरटी है ना? एनसीईआरटी बुक्स, सॉलिड स्टेट, देखो बेटा सब लोग, इसको देखो एक बार। जब हमने यहाँ ये तुम्हारा जो सिस्टम दिख रहा है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, सबको दिख रहा है? बोलो बच्चों, सब बच्चों को दिख रहा है? हाँ या ना? ये जो अरेंजमेंट बना है इसको हम एफसीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो आइटम रखा है कॉर्नर वाला, इसका यहाँ पे देखिए खाली स्पेस दिख रहा है, कितने लोगों को दिख रहा है ये खाली स्पेस? सभी को दिख रहा है? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा है। ये जो खाली स्पेसेस को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों? क्योंकि इसका शेप को टेट्राहेड्रन जैसा ही होता है। बात समझ आ गई बच्चों को? तो ऐसे खाली स्पेस कितने होंगे टोटल?
जैसे हर डायगोनल पे 2 स्पेसेस हैं, टोटल 4 डायगोनल्स, ऐसे 8 स्पेसेस होंगे इसके अंदर। कितने स्पेसेस होंगे? देयर विल बी टोटल 8 स्पेसेस, है ना। देयर विल बी टोटल 8 स्पेसेस इन द दिस एफसीसी यूनिट सेल। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ध्यान से देखना, आगे देखो। इसी में देखो, ये 2 एटम्स रखे थे, उसके बीच में यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है, दिख रहा है सबको? हर एज सेंटर पे ये स्पेस दिख रहा है, सबको दिख रहा है स्पेस। ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं फिगर को और अपने नोट्स में ही लिख लेते हैं, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा, फिर इससे मजा नहीं आ रहा है। अब ये फिगर में 3D बनाना मुश्किल पड़ेगा मेरे लिए, ठीक है, इसलिए मैं यहीं से सीधे कॉपी कर लेता हूँ। फील आ रही सबको? विजुअलाइज हो रहा है? बोलो बच्चों, सभी को विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेडिंग डाल देंगे अपन यहाँ पे, डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या लिखेंगे? डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल। तो डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए वॉइड्स क्या होते हैं, जिससे मैंने फिगर ले लिया अपना, ठीक है। इस फिगर में इट्स अ टिपिकल एफसीसी यूनिट सेल, इट्स अ टिपिकल एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है। तो इस एफसीसी यूनिट सेल में ये जो ट्रायंगल जैसे शेप दिख रहे हैं आपको, खाली स्पेस, इनको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इनको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और हर एज के सेंटर पे जो जगह दिख रही खाली खाली, दिख रही है सबको? तो दिस थिंग इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस थिंग इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है बेटा? तुम कैसे बनाओगे? तुम मत बनाओ, बस समझो इसको, है ना, बस समझ जाओ, ये बड़ी बात है। तो ये जो खाली स्पेसेस हैं, अच्छा इसमें भी एटम्स आते हैं। जब कोई आयनिक क्रिस्टल होता है, जब कोई आयनिक क्रिस्टल होता है तो इन वॉइड्स में भी आयंस रहते हैं। बट अगर सिंगल टाइप ऑफ यूनिट सेल है तो वॉइड्स खाली होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमने डेवलप किया है। तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो होता है 2 × Z इफेक्टिव। कितना होता है वो? 2 × Z इफेक्टिव होता है, सभी के लिए ट्रू है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं? ये होते हैं Z इफेक्टिव का, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग, जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 × Z इफेक्टिव होते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं? Z इफेक्टिव के बराबर होते हैं, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम एफसीसी यूनिट सेल की बात करें, तो एफसीसी यूनिट सेल की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स lie along the main body diagonal, along the main body diagonal, just below the corner atom, just below the corner atom। ये जो कॉर्नर वाला एटम दिख रहा है उसके जस्ट नीचे ये जो प्लेस है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। कितने डायगोनल्स हैं? टोटल 4 डायगोनल्स हैं, है ना। कितने कॉर्नर्स हैं? टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे, हाँ या ना। हर डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, जस्ट बिलो द कॉर्नर एटम। ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, इज इट क्लियर? रिप्लाई करो। जो रेड रेड दिख रहा है यही हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। व्हाट अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स? ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में लिख लेते हैं। इसी एफसीसी यूनिट सेल में octahedral voids are present on each edge center, ठीक है। जो हर एज का सेंटर है वहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। अच्छा, जैसे एटम डिवाइड हो रहे थे वैसे वॉइड भी डिवाइड होता है। अगर कोई एटम यहाँ पे रखा है तो हमारे पास कितना पोर्शन आएगा इसका? 1/4 आएगा, राइट।
अगर कोई एटम एच सेंटर पे रखा है, अरे यार क्यों दुखी हो रहा है तू मेरे भाई? अब तुझे वर्ड बता दिया, अब लिखो स्टेटमेंट। देखो देखो, इन ए डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर कार्बन फॉर्म्स एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, इन ए डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर कार्बन फॉर्म्स एफसीसी यूनिट सेल and four atoms are arranged alternatively in the tetrahedral voids, and other four carbon atoms are arranged alternatively in tetrahedral voids, in tetrahedral voids। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मेन वर्ड डायगोनल है, ध्यान से देखना बेटा, मैं लाइंस खींच रहा हूं, डॉटेड लाइन चाहिए मुझे। तो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया, ठीक है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया, ठीक है, और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया, ठीक है, और क्या करें, इस कॉर्नर को फ्रंट वाले कॉर्नर से मिला दें। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, हर बॉडी डायगोनल पे दो वॉइड्स होंगे। ठीक है, हर बॉडी डायगोनल पे दो वॉइड्स होंगे। अब वही बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा बन रहा है ये स्ट्रक्चर, बट आप ध्यान से सुनना। जैसे ये वाला डायगोनल देखो, ये वाला जो डायगोनल इसकी बात कर रहा हूँ, इस डायगोनल पे एक एक वर्ड यहाँ पे होगा, होगा, बना रहा हूँ फिर उसको इरेज कर दूंगा। ये वाला वर्ड होगा, एक वर्ड ये वाला है। तो हमने क्या किया, ब्लैक वाले को उड़ा दिया और इस वाले वर्ड में एक आइटम रख दिया। ठीक, किस डायगोनल की बात कर रहे हैं? इस और इस आइटम को ज्वाइन करने वाले डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो ये वाला वर्ड था, वहां पे एक आइटम रख दिया हमने एक्स्ट्रा। हाँ या ना? रिप्लाई करो। फिर क्या हुआ? फिर ये वाला और ये वाला आइटम देखो, इनको ज्वाइन करने वाला डायगोनल है। इस पे भी दो वर्ड्स होंगे, एक वर्ड यहाँ पे, एक वर्ड यहाँ पे कहीं पे होगा। हमने एक वर्ड पे ये वाला रेड वाला आइटम रख दिया। इज दैट क्लियर? ये वाला वर्ड खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब अगला देखो, अगला आप ले लो कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनको ज्वाइन करने वाला डायगोनल ले लो। तो दो वर्ड्स होंगे, मैंने नीचे वाले वर्ड में आइटम रखा, ऊपर वाला खाली छोड़ दिया। ठीक, फिर लास्ट वाला ले लो, ये वाला और ये वाला आइटम ले लो, इनको ज्वाइन करने वाला जो डायगोनल है उसके इस वाले वर्ड में आइटम रख दिया यहाँ पे, और ये वाला खाली छोड़ दिया। अब क्लियर है? वॉइड में आइटम क्यों फिल कर रहे हैं? हम नहीं फिल कर रहे, नेचर ने ऐसे ही फिल किया है, नेचर ने ऐसा बनाया ही है उनको। तो जब मैं बता रहा था ना, तो ये कौन सा आदमी बहुत दुखी कर रहा था कि अरे वो स्टेटमेंट लिखा दो, कौन है ये? इसकी धुलाई करूंगा आज मैं, ऑनलाइन धुलाई। सिद्धेश चवन, पता नहीं क्यों दुखी था, ये स्टेटमेंट कहीं भाग रहा था लग रहा। तो मैं यही समझा रहा था कि वर्ड्स क्या होते हैं, है ना। वर्ड जो है वो खाली स्पेसेस होते हैं किसी भी यूनिट सेल में, है ना। कोई भी आप यूनिट सेल बना दो, वहां पे वर्ड्स प्रेजेंट होते ही है, चाहे वो एचसीपी हो, चाहे एफसीसी हो, चाहे बीसीसी हो, सभी में वर्ड्स होते हैं, राइट। रैंडम फिलिंग नहीं हो सकती, है ना, रैंडम फिलिंग नहीं हो सकती। फिलिंग हमेशा एक ऑर्डर में ही होती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, NaCl यूनिट सेल ले लो, ठीक है, ये तो सिंपल एक टाइप के आइटम्स थे, इसमें सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ आइटम्स थे। अगर मैं NaCl ले लूं, है ना, NaCl में क्या होता है, NaCl में Cl माइनस जो है वो बनाता है FCC यूनिट सेल, ठीक है, और जो Na प्लस आयंस होते हैं, these are present in all the octahedral words। बात समझ में आ रही है? तो रैंडम फिलिंग नहीं है, बहुत ही परफेक्ट फिलिंग है नेचर में, ठीक है। अच्छा, ये अल्टरनेटेड वर्ड्स वाले भी पैकिंग्स हैं बहुत सारे, हम जिंक ब्लेंड पढ़ेंगे, पेरोव्स्काइट पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे कि कहाँ पे कैसे मैं आयंस को अरेंज किया या आइटम्स को अरेंज किया। ये बात समझ में आ रही है? अल्टरनेट भी,
अरेंजमेंट जो है वो रैंडम फिलिंग थोड़ी ना है। अगर इस वाले क्यूब, जैसे ये वाला यूनिट सेल लिया हमने, सपोज ये वाला भरा हुआ है, ये वाला भरा है, ये वाला खाली है, यहाँ पे कहीं पे होगा जो खाली होगा, राइट। अगली इसी के डायगोनली पॉजिटिव यूनिट सेल ले लो, तो फिर ये वाला भरा होगा, है ना, और फिर ये वाला खाली होगा, ऐसे ही चलता रहेगा फिर। ठीक है, समझा नहीं? ये रैंडम फिलिंग नहीं है, ये अल्टरनेट वैकेंट वाली फिलिंग है। ये भरा है, फिर खाली है, फिर फिल्ड है, फिर खाली है, इस टाइप से अरेंजमेंट होगा। इज दैट क्लियर? समझा नहीं? तो इसलिए मैं वॉइड्स बता रहा था कि डायमंड क्यूबिक में जो बाकी 4 एटम्स हमें दिख रहे हैं वो कहाँ है? वो वॉइड्स के अंदर। तो अगर वो वॉइड्स के अंदर है तो 4 एटम एक्स्ट्रा आ गए, इसलिए जेड इफेक्टिव 8 हो गया। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? मैंने एक स्टेटमेंट और बोला था कि हम मान सकते हैं कि ये दो एफसीसी यूनिट सेल को इंसर्ट करने से बना है अलोंग द मेन बॉडी डायगोनल। ये भी हम लिख सकते हैं वैसे, है ना। डायमंड क्यूबिक कैन आल्सो बी assumed, डायमंड क्यूबिक कैन आल्सो बी assumed to be made up of two FCC unit cells of carbon inserted along a main body diagonal and separated by 1/4 of the distance of diagonal। अब ये सोचना ना 3D में बहुत मुश्किल है कि हमने दो एफसीसी को इंसर्ट किया, है ना, फिर 1/4 डिस्टेंस सेपरेट किया, ऐसा 3D में सोचना बहुत मुश्किल है। इससे जो पहला वाला हमने लिखा है वही याद रखो बस आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है वही याद रखो कि कार्बन जो वो एफसीसी फॉर्म कर रहा है और बाकी जो 4 कार्बन एटम्स है वो कहाँ है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स में है अल्टरनेटिवली। इज दैट क्लियर? बोलो बच्चों, इतना क्लियर है? और फिर से बता रहा हूँ, ये रैंडम फिलिंग नहीं है, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड फिलिंग है जो में बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में दिखाई पड़ती है। ठीक है, अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन 0.34 कैसे आ गया? ये तो और 0.74 से भी ज्यादा आना चाहिए था। ये सोनो, पैकिंग फ्रैक्शन तो 74% से ज्यादा आना चाहिए था। हाँ या ना? पहले से 4 एटम से 4 और इंट्रोड्यूस कर दिया, अब तो 8 एटम हो गए। मैंने वही पूछा था पहले। ओम कहाँ गया? ओम ने पूछा था ऐसा कुछ? क्या पूछा था इसने? ध्यान नहीं दिया मैंने तेरा स्टेटमेंट। हम कैसे बनाए, तूने ये पूछा था, ये ड्रॉ कैसे करें। वर्ड के शेप की तो कोई टेंशन मत लो, है ना। वर्ड के शेप की फीलिंग में दिलाता हूं अभी, है ना। तो मैं वही बता रहा था कि यहाँ तो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जानी चाहिए ना। 74% पहले था, 4 आइटम और इंट्रोड्यूस कर दिए, तो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो एटम्स आप डाल रहे हो सबके साइज सेम है। ठीक है, जैसे NaCl क्रिस्टल है, NaCl में पता क्या होता है? NaCl हमने बनाया तो Cl- होता है इतना बड़ा और Na+ होता है छोटू सा, बिल्कुल, है ना। Na+ का साइज कुछ ऐसा होगा, इतना छोटू सा। तो ये वर्ड में आसानी से आ जाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सब एटम के साइज बराबर हैं, तो वॉइड भी हमें उसी साइज का चाहिए। तो वॉइड जब बड़ा बनाना पड़ेगा तो इनका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, मतलब आप समझ लो, इनका जो एटम का साइज है वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा लेना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वॉइड में कार्बन एटम्स आ पाएंगे, क्योंकि वॉइड भी बड़े ही चाहिए, सेम साइज के चाहिए, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्लियर है सभी को? मतलब जो वॉइड है वॉइड के साइज में से छोटा होता है। तो NaCl वाले केस में देखो आप, Cl- बाहर होते हैं और Na+ क्या होते हैं, वॉइड्स में बैठे होते हैं।
बट अगर वर्ड का साइज भी उतना ही चाहिए हो, वर्ड का साइज भी उतना ही चाहिए हो जितना बड़े वाले आइटम का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमें यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस लेनी पड़ेगी और आइटम दूर दूर हो जाएंगे। ऊपर ऊपर से समझ गया? अरे यार, तो मैं सोचू ना, तुम ये समझ लो कि हमें क्यूब बड़ा लेना पड़ेगा, बस इतना समझ लो, सिंपल सी बात ये है। अगर मुझे वॉइड बड़ा चाहिए तो मुझे क्यूब बड़ा लेना पड़ेगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आती है? लॉजिकल? यस और नो? देखो, स्ट्रेंथ जो डिपेंड करती है वो एक्चुअली टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की वजह से स्ट्रेंथ होती है। सुन रहे हैं मेरी बात? जो स्ट्रेंथ का रीजन है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन भी कंट्रीब्यूट करता है बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, बट जो मेन रीजन है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। ग्रेफाइट क्यों कम स्ट्रेंथ का होता है? ग्रेफाइट में शीट स्ट्रक्चर होता है ना? जो शीट्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है कार्बन का। क्लियर है सभी को? ये वॉइड वाली बात समझ में आ गई? अब देखो, वॉइड के शेप्स में बताऊंगा, भी रुक जाओ। ठीक है, अब डायमंड क्यूबिक में पहले आ गया इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी 34% के आसपास है, सबसे कम है काफी। ठीक है, कार्बन का अरेंजमेंट समझ में आ गया सबको? सिर्फ डायमंड में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये? डायमंड में। इसका नेक्स्ट जो यूनिट सेल है हमारा, कितने हो गए? 4 हो गए, पांचवा देख लो। अच्छा, डायमंड क्यूबिक शायद अवस्थी में एक आध क्वेश्चन पूछा है, वरना आता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है। अवस्थी में एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें शायद। ठीक है, फिफ्थ वन इज एचसीपी। एचसीपी क्या होता है? देखो, वर्ड्स का डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, मैं वर्ड्स को फिर से बताऊंगा, है ना, शेप्स भी बताने वाला हूँ कि कैसे वर्ड्स बनते हैं। नोट बाद में कर लेना यार, पहले मुझे खत्म कर लेना टॉपिक। 9:38 हो गया, तो आज अपना एचसीपी हो जाएगा, है ना? तो ये यूनिट सेल का झंझट खत्म। तो अब मुझे बनाना है फिफ्थ वन इज क्यूबिक यूनिट सेल, सॉरी, एचसीपी यूनिट सेल। ये भी मैं कॉपी मार रहा हूँ, बना नहीं रहा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम कैसे बनाएं, तुम देख के बाद में बना लेना। ठीक है, कॉपी इमेज। फिफ्थ वन इज बेटा एचसीपी यूनिट सेल। ठीक है, तो एचसीपी यूनिट सेल में क्या होता है? एचसीपी यूनिट सेल में कुछ हेक्सागन जैसा बना होता है, बहुत रेगुलर हेक्सागन है, नीचे भी हेक्सागन बना हुआ है ना? और इसमें हर कॉर्नर पे एटम रखा होता है। कितने एटम से काउंट करना? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ बीच में सेंटर में एक रखा होता है। अब मुझे ये बता दो कि ये जो कॉर्नर एटम है इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन मतलब ये एचसीपी यूनिट सेल के अंदर कितना होगा, बता सकता है कोई? ये जो कॉर्नर एटम है ये एचसीपी यूनिट सेल के अंदर कितना होगा, ये बताना है। 1/6 कैसे बता? 1/12। अच्छा जी, सुमति कैसे बता बेटा? ये जो एंगल है कितना है, ये एंगल बताओ? ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। 120 का मतलब है कि यहाँ पे ऐसे 3 हेक्सागन आ सकते हैं, आ सकते हैं। 3 यहाँ पे आएंगे, 3 इसके ऊपर आ जाएंगे, राइट? ये 3 पिरामिड यहाँ पे रखे हैं, बाकी जो 3 पिरामिड है वो इसके ऊपर रख देंगे अपन। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे? 6 ऐसे पिरामिड्स हो जाएंगे। तो ये जो एटम है वो 1/6 कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये जो रखा है वो इसका आधा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, आधा ऊपर वाले में आधा नीचे वाले। ठीक है, ऐसे नीचे देखो, नीचे क्या बना हुआ है इसमें? 1 2 3 4 5 6, और सेंटर में एक 7। ठीक। अच्छा, ये जो 7 एटम्स का अरेंजमेंट है,
इनको रखने के बाद जो खाली प्लेसेस बचते हैं उसमें 3 एटम और रख देते हैं, 1 2 और 3। ये तीनों एटम क्या होते हैं, पूरे पूरे हेक्सागन के अंदर है। तो आप जेड इफेक्टिव निकालो कितना आ रहा है। जेड इफेक्टिव आ जाएगा 1/6 इंटू कितने एटम्स हैं, 6 ऊपर हैं 6 नीचे हैं, 12 हैं, प्लस हाफ इंटू ये टू एटम्स, इनका हाफ कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, प्लस 3 पूरे पूरे आ गए। कितना आ जाएगा ये, 2 + 1 + 3 कितना गया, 6 आ गया। हेक्सा है, हेक्सा में जेड इफेक्टिव 6 है, याद रखेंगे, हेक्सा में जेड इफेक्टिव 6 है। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, ठीक है। अब तुम ये पूछ सकते हो कि सर ये 3 कैसे रखे, समझ नहीं आया, विजुलाइज नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैं फिर एनसीईआरटी दिखाता हूँ तुम्हें, है ना। एनसीईआरटी देखो एक बार। देखो बेटा, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम देखो, हमने जब ये 3 एटम रखे तो यहाँ पे कुछ जगह बन गई, इस जगह पे हमने एक एटम रखा है। वैसे जब हम 6 रखेंगे, है ना, जब हम 6 एटम्स रखेंगे एक साथ, यही कहीं दिख रहा है मुझे, देखो, एक एक हो गया पहला, दूसरा हो गया 1 2 3, है ना, 4 5 और 6, इस टाइप से कुछ रखो, ठीक है। तो इस टाइप से जब आप एटम्स रखोगे तो इसमें खाली स्पेसेस दिख रहे हैं, तो मैं नहीं दिख रहे हैं, ये वाला एक खाली स्पेस था, है ना, ये वाला एक खाली स्पेस है जहां पे ऐसे ग्रुप जैसा बन जा रहा है, तो इन ग्रुप्स के ऊपर हमें एटम्स रखने होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो ग्रुप जैसे दिख रहे हैं इनके ऊपर हमें एटम्स रखने होते हैं, ठीक है। तो ये 3 एटम सोच लो आप, इसको हटा दो, ये वाला तो एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे ये ग्रुप दिख रहा है 1 2, और तीसरा ग्रुप ये वाला दिख रहा है, इन 3 ग्रुप्स पे एटम रख देंगे इस टाइप से। ये बात समझ में आ रही है बच्चों को? यस और नो? यार आप, सिंपल सी बात ये है ना, अगर आप आपने बॉल्स की क्लियर बनाई है ना, अगर आपने बॉल्स की क्लियर बनाई है, उस लेयर के ऊपर जगह बचती खाली, जैसे ये एक लेयर बनी हुई है, ये खाली जगह दिख रही है, इसके ऊपर एक एटम रख दिया मैंने, ये खाली जगह दिख रही है, इसके ऊपर एक एटम रख दिया मैंने, ये खाली जगह दिख रही है, इसके ऊपर एक एटम रख दिया मैंने, इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप से जो एटम रखेंगे, वो हमने बीच में 3 एटम लटका दिए अपने सिस्टम में। ये जो 3 एटम्स है ना, वो वैसे वाले एटम्स हैं कि ये 6 एटम रख दो जो ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें 3 एटम और लटका दो, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलो, जेड इफेक्टिव आ गया, जेड इफेक्टिव आ गया। अब इसकी हाइट h मान लेते हैं, मान ले, देखो, एज्यूम height of HCP unit cell is equal to h, है ना, radius of atom is equal to r, radius of atom is equal to r, and edge length is equal to a। बच्चों से क्वेश्चन है, अगर मैंने एज लेंथ a बोल दिया तो क्या ये भी a होगा? आंसर इज यस, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्या ये भी a होगा? यस, ये भी a होगा। आपको एक काम करना है, मुझे इसका वॉल्यूम निकाल के बताना है, बता सकते हो? जल्दी से बताओ, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है। (3√3/2) a² हाँ सही कह रहे हो आप। कैसे किया बताओ? ये ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल यहाँ पे? 6 ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, यस और नो? 1 2 3 4 5 6। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? √3/4 a² हो जाएगा।
कितने ट्रायंगल है ऐसे? 6 ट्रायंगल है, इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ये सुनो, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 6 का एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हाइट h डाल दो, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? बोलो बच्चों। यहाँ पे लिख देते हैं। एक्चुअली एक छोटा सा काम है, काम ये है कि हमें हाइट और रेडियस में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे हाइट और रेडियस में रिलेशन? इसके लिए थोड़ा सा 3D लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सीधे रिजल्ट दिखा दो क्या? नहीं बोलो, अप्रूव करना है अपन को। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स ये हो जाएगा 6 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, है ना। 6 एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, है ना। 2a इक्वल टू 4r आएगा? नहीं बेटा, 2a इक्वल टू 4r नहीं आएगा। 2a, हाँ ये भी आ जाएगा, सही कह रहा है तू। नहीं, यहाँ पे एक एटम रखा हुआ है इस टाइप से, है ना, ए, इस टाइप से ये एटम रखा है, तो r हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी r हो जाएगा, तो 2r इज इक्वल टू a आ रहा है ना। क्या रिलेशन आ रहा है? 2r इज इक्वल टू a आ रहा है। एक्चुअली h और r में रिलेशन निकालना हो, कैसे निकालना? 4r इक्वल टू h? नहीं, 4r इक्वल टू h नहीं है। 'अगर हम लोग हाइट को h माना है हमने, ठीक है, तो हाइट को अगर h माना है और एज लेंथ को हमने a माना है, तो रिलेशन क्या आता है? h आता है 2√2/3a, 2√2/3a। कैसे आया ये आप लोग करके बताओगे मुझे, बताएंगे? बोलो बच्चों। h की जो वैल्यू आएगी वो 2√2/3a आएगा, है ना। ऐसे सोच के आना एक बार कैसे आया रिलेशन, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा फिर आपको। h जो होता है वो 2√2/3a आता है, ठीक है। तो हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालें बताओ? पैकिंग एफिशिएंसी विल बी, एक मिनट को ये रिलेशन निकलवा ही देता हूँ तुम्हें, एच वाला, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हमें। कैसे ट्रायंगल बनाएंगे बताओ? एक ऐसा ट्रायंगल जो एक्चुअली इसमें ना हमें एटम्स रखने पड़ेंगे। जैसे ये 6 एटम थे, है ना, तो कौन कौन से 6 एटम ले लो? 3 एटम ले लेता हूँ बेसिकली। ये 3 एटम ले लो और इस वाले एटम को बिल्कुल सेंटर पे रख दो, है ना। ये हाइट h हो गई, तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? h/2 हो जाएगी। ये हो जाएगी h/2। ट्रायंगल बना लेते हैं। इस टाइप से कुछ ट्रायंगल बनाना पड़ेगा एक हमें, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा।
ठीक, तो ये वाली डिस्टेंस ए है। ये एंगल कैसे निकाले, एंगल नहीं बात है, मतलब एक्चुअली थोड़ी सी वेक्टर 3D लगाते हैं और ये एंगल निकालना पड़ता है। तो तुम इसको बता सकता है ये एंगल कैसे निकलेगा, बताओ भाई। ट्राई करना है आज तुम्हें घर पे, नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा फिर। अगर ये एंगल निकला है तो ये डिस्टेंस कितनी है, h/2 है। ये डिस्टेंस कितनी है, h/2 है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, a है। और अगर ये एंगल निकला है तो हमारा h/2 और a में रिलेशन निकल आएगा। बताओ कैसे निकाला जाए एंगल, कुल करनी तो बताएगा, बोलो बेटा। मुझे ये एंगल निकालना है थीटा, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, h/2 हो जाएगी। मैंने हाफ डिस्टेंस पे एक लाइन खींच ली, है ना, और इस इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला एंगल बताना है थीटा एंगल कितना होगा। अगर ये एंगल पता लग जाए तो मुझे h और a में रिलेशन निकल आएगा। h और a में रिलेशन निकल आया तो फिर वहां से सीधे पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। बोलो भाई। चलिए तुम्हारे लिए होमवर्क है, आज ट्राई करना एक बार, है ना। नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा क्लास में, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। अब ये मुझे एक्चुअली थोड़ा सा डाउट है ये कि 2√2/3 पूरा है या नहीं है, तो देखना पड़ेगा मुझे मॉड्यूल में। अपने मॉड्यूल में दिया है या नहीं दिया, चेक करो। अपने मॉड्यूल में दिया है ये, इसलिए मैं कह रहा था आप लोग बताओ निकाल के। एक मिनट थांबा, मैं चेक करता हूँ कितना है ये, है ना, एक सेकंड रुको। दिया है, कितना दिया है रिलेशन, बता क्या दिया रिलेशन एग्जैक्टली। 4r√2/√3r, अच्छा 4√2/√3r, ओके, दोनों ही रूट के अंदर है, सही कह रहे हैं। 4 कैसे 2 हो जाएगा ना, एक मिनट देखते हैं। 4r√2/3, हाँ सही कह रहा है, ये कंफ्यूजन था थोड़ा सा कि h जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4r हो जाएगा √2/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये कैसे निकालना है, ये तभी आएगा जब हम ये एंगल निकाल पाए। तो ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, ठीक है। क्या होमवर्क है कि ये एंगल कैसे निकाला जाए वो पता करना है। करेंगे इतना, बोलो रिप्लाई करो। और अगर ये रिलेशन आ गया तो फिर कुछ बचा नहीं। पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइड बाय हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स हो जाएगा हमारा 6 × 4/3 πr³ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 6 × √3/4 a² × h, 6 × √3/4 a² × h, ठीक है। h की वैल्यू कितनी रखते हैं 4r√2/3, ये 6 से 6 चला गया, ठीक है। तो फिर जगह 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय √3/4 इंटू ए को कितना लिख दूं मैं, ए को लिख देते हैं 2r, तो ये जगह 4r² इंटू एच कितना है, एच है बेटा 4r√2/3, 4r√2/3, ये आ गया। तो कैंसिल कर दो यहाँ से, क्या क्या कैंसिलेशन हो रहे हैं। 4 से 4 चला गया, √3 से √3 चला गया, ठीक है। r³ से r³ चला गया, क्या बचा, बोलो बेटा। ये जगह 4/3 π डिवाइड बाय 3 इंटू 4 भी कैंसिल हो गया था ना, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो जगह पाई डिवाइड बाय नीचे कितना बचेगा √2, π/3 √2, π/3 √2, ये बच जाएगा।
क्या ये वही है जो अपना एफसीसी में आया था? एफसीसी में कितना आया था? पाई√2/6। तो पाई अपॉन कितना आया अपना? 3√2 आ गया ना, तो √2/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा वही सेम। उसको मल्टीप्लाई कर दो √2/√2 से, तो जाएगा पाई√2/6। इसके वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये 74% आ जाएगा, 0.74 आएगा। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? ये आ जाएगी 74%। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये बेसिकली इसमें जो सबसे की पॉइंट है वो यही है कि ये रिलेशन कैसा है। ये एक बार ट्राई करना आप लोग, है ना? नहीं होगा तो मैं बताऊंगा फिर। अब मुझे भी ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी, क्या क्या ज्योमेट्री लगाएंगे इसमें। विश्वास सर ने कुछ ऐसा कराया नहीं होगा ना, अपन 3D में नहीं करते ना ये सब, क्यों? शरी कुछ बोली, इफ वी ज्वाइन हेक्सागन सेंटर एंड द ट्रायंगल कॉर्नर, द लेंथ वी गेट इज 2r, देन वी गेट h/2 इक्वल टू √2/3 बाय पाइथागोरस। अच्छा, सीधे पाइथागोरस से ही आ जा रहा है। ये h/2 है और ये a है, a इक्वल टू 2r ले लिया, अग्रीड है ना? इक्वल टू 2r ले लिया, तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ना, ये डिस्टेंस नहीं निकालनी मुझे, मुझे h/2 और a में रिलेशन निकालना है। ये 2r हो गया, पाइथागोरस से कैसे आ जाएगा शरीयू? पाइथागोरस से कैसे आ जाएगा? इफ वी ज्वाइन हेक्सागोनल सेंटर, ठीक है, एंड ट्रायंगल कॉर्नर, द लेंथ वी गेट इज 2r। हाँ भेजो इमेज, देखते हैं क्या किया तूने, है ना? ज्योमेट्री लगानी है, मतलब केमिस्ट्री नहीं है इसमें, मैथ्स ही लगानी है। तुम बताओगे तो ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये चीज करना नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा फिर अगली क्लास में, ठीक है? चलेल। तो इस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी। इसमें अगर आपको नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स बताने हो तो कितने होंगे, बता सकते हो सोच के? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन HCP। 6 नहीं होगा, 12 होगा। 2 इंटू जेड इफेक्टिव, दैट इज 12, है ना? 2 इंटू 6 ये आ जाएंगे 12। नंबर ऑफ ऑक्टेहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे? देखो इसके शेप की चिंता मत करो, वो मैं बताऊंगा, बस नंबर से याद रखो। ये हो जाएंगे जेड इफेक्टिव मतलब 6 के बराबर। तो 12 टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे, 6 जो है वो ऑक्टेहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, हाँ। तो इमेज भेज एक बार सरयू, देखता हूँ क्या किया तुमने, है ना? चलो फिर बाय एवरीवन। ठीक है, वीडियो भेज दूंगा मैं भी तुरंत।